आकुजाटिव का मतलब सीधा सा है कि आपके पास कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वन ऑब्जेक्ट, वो चाहे पर्सन हो या थिंग हो। कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, ओनली वन ऑब्जेक्ट। ओके, इसका एक ही है कि वन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दैट इज आकुजाटिव। दूसरा है डाटिव। डाटिव के अंदर टू ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। जो एक पर्सन से रिलेटेड है वो डाटिव में चला जाएगा, और जो थिंग से रिलेटेड है वो आकुजाटिव में हो जाएगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो किसके थ्रू वर्क कर रहा है, ऑब्जेक्ट के थ्रू। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रिपोजिशंस। हमारे पास फिक्स आकुजाटिव प्रिपोजिशंस है और फिक्स डाटिव प्रिपोजिशंस है। बस उनका आपको ध्यान रखना होता है। अब देखो, हमने थ्री कॉलम्स देखे थे, पहले सब्जेक्ट वाला, फिर पजेसिव प्रोनाउंस वाला, और उसके बाद में हमने देखा आकुजाटिव और डाटिव वाला। तो अभी हमें लास्ट कॉलम जो कि आकुजाटिव और डाटिव से रिलेवेंट है उसको फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें डाउट रहते हैं। जैसे यहां पे देखो, इश मीन्स आई, डू मीन्स यू, और कौन सा यू है, इनफॉर्मल, कैपिटल जी यू, और कौन सा है ये, फॉर्मल। ईहर का मतलब क्या हो जाएगा, यू ऑल। उसके बाद में थर्ड पर्सन एयर, जी और एस, ही, शी और इट। ठीक है, उसके बाद में अगेन जी, इट मीन्स दे। उसके बाद में वियर, इट मीन्स वी। अब इनके ऑब्जेक्ट वाला पोर्शन हम देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट में कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो अपोजिटिव और एक डिवाइडेड है डाटिव के अंदर। उसमें कैसे हम, बहुत सारे स्टूडेंट से कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर कि कैसे हम उसको शॉर्ट आउट करें, कैसे फाइंड आउट करें कौन सा ऑब्जेक्ट वहां पे यूज होगा, वो आज हम क्लियर कर लेंगे। फर्स्ट इश का क्या हो जाएगा, मिश, और यहाँ पे डाटिव में मियर हो जाएगा। यहाँ पे इनका दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है ना। जर्मन में ये प्रॉब्लम है कि दोनों का मीनिंग सेम है, मिश भी है और मेयर भी है। स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें समझ में नहीं आता, मिश कब यूज कर लें, मेयर कब यूज कर लें। वो क्लियर हो जाएगा आज आपका। तो मिश और मेयर, दू का क्या हो जाएगा, डिश, और यहाँ पे डियर, इसको यू बोलेंगे हम। और कौन सा यू है ये, इनफॉर्मल, हिंदी में भी लिख लेना तुम। नेक्स्ट के अंदर अपोजिटिव में जी का जी रहता है, जहां जहां जी आ रहा है वहां वहां अपोजिटिव में एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। जी का मतलब क्या है, यहाँ यू, और ये कौन सा है, फॉर्मल, और यहाँ पे इनन, और इसका मतलब है आप। यहाँ पे ईहर का ओएश हो जाएगा, यहाँ पे भी ओएश हो जाएगा डाटिव में, और इसका मतलब यू ऑल है। और इसको अगर हिंदी में देखें तो तुम सब, दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एयर का यहाँ इन हो जाएगा, यहाँ ईम हो जाएगा, दोनों का ही मीनिंग हिम है। यहाँ पे शी के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जी जो पोर्शन है वो जी की जी, जी वैसा का वैसा ही रहेगा, तो कोई चेंजेस नहीं है हर के लिए। और यहाँ पे हर के लिए आ जाएगा ईहर। उसके बाद एस का एस रह जाएगा इट्स के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा ईम। फिर उसके बाद में यहाँ जी का जी, वही बात, जी जो है वो एग्जैक्टली सेम का सेम ही रहेगा। और यहाँ देम लिखेंगे हम, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉल में इनन, ये ध्यान रखना, स्मॉल इनन। और ऊपर हमने जो देखा है वो है कैपिटल इनन। समझो मेरी बात को, अगर आपने ये स्मॉल इनन लिखा है तो उसका मतलब यू नहीं निकल के आ रहा है, उसका मतलब देम निकल के आ रहा है। अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा है, बोलते टाइम कोई दिक्कत नहीं है, स्पीकिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि दोनों में ही सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम वर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वियर का दोनों में ही सेम है, उन्स और उन्स, और इसका ट्रांसलेशन अस है। तो देखो, सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना वो हमारे लिए है यू वाला पोर्शन। चाहे वो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, और चाहे वो पजेसिव प्रोनाउन में हो, सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारे लिए यूज हो रहा है वो यू का है। बाकी तो आपको पता है कि अगर आप फॉर्मल यू में देखोगे तो फॉर्मल यू में एग्जैक्टली सेम है अपोजिटिव में। तो
आकोजेटिव में शी में देखोगे तो यहाँ हर के लिए भी सेम है, दे के लिए देखोगे तो यहाँ देम में भी सेम है। तो इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो आपको सिर्फ यू वाले पोर्शंस को बहुत अच्छे से रखना है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट। ये हमेशा सब्जेक्ट रहेगा। और ये वाला जो पोर्शन है ये हमेशा आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ये हमेशा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। ओके, तो इनका आपको हमेशा ऐसे ध्यान रखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या राइट कर लो कि ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ये अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, ये डाटिव ऑब्जेक्ट है। पहले तो इनको मगअप करना है बहुत अच्छे से। दूसरी बात यह है कि आपको ये पता तो चले कि अक्यूजेटिव और डाटिव होता क्या है। तो अक्यूजेटिव का मतलब सीधा सा है, उसमें एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो पर्सन हो या थिंग हो, एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और डाटिव का मीनिंग सीधा सा है कि उसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, एक पर्सन होगा एक थिंग होगी। पर्सन जो होगा वो डाटिव में चला जाएगा और अगर थिंग जो होगी वो अक्यूजेटिव में चली जाएगी। दूसरी बात ये भी है कि कभी कभी जर्मन में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो फिक्स अक्यूजेटिव है, सॉरी फिक्स डाटिव है। अक्यूजेटिव भी है बट आई एम फोकसिंग ऑन डाटिव ओनली, कि वो वर्ब्स फिक्स डाटिव है भले ही उनके अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। जैसे हेल्फन वर्ब है, हेल्फन का मतलब हेल्प होता है और वो फिक्स डाटिव वर्ब है। ग्लाउबन वर्ब है बिलीव, वो भी डाटिव वर्ब है। डांकन वर्ब है वो भी फिक्स डाटिव है। तो जर्मन फिक्स डाटिव वर्ब्स भी बताएगी कि ये फिक्स डाटिव है। उसमें चाहे एक ऑब्जेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट हो, फाइव ऑब्जेक्ट्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स आपका डाटिव बन जाएगी। वो आपको याद रखनी है, उनका आपको अच्छे से लर्न करना है कि दीज मेनी आर फिक्स डाटिव। ठीक है, उनको अभी हम नहीं छेड़ रहे हैं, हम सिर्फ लॉजिकली देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो वो अक्यूजेटिव बन जाए और कहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है तो वो डाटिव बन जाए। तो फर्स्ट हम अक्यूजेटिव को देखते हैं। अब देखो हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में देखना ये कैसे यूज हो रहे हैं। दो तरीके से यूज होते हैं, एक तो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट के थ्रू और डाटिव ऑब्जेक्ट के थ्रू, और एक होता है फिक्स प्रिपोजिशन। जहां प्रिपोजिशन आ गई ना, वहां तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट देखूं, सब्जेक्ट देखूं, वर्ब देखूं, एडजेक्टिव देखूं, एडवर्ब देखूं, एंडिंग्स देखूं, पजेसिव देखूं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आपको बस लर्न करना है कि कौन से फिक्स अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस है और कौन से फिक्स डाटिव है, बस और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देखते हैं अक्यूजेटिव के, कैसे उसमें आइडेंटिफाई हुआ कि वो अक्यूजेटिव है या नहीं। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया, कैंस डू राहुल, कैंस डू राहुल aus unserem aus unserem Deutschkurs। और यहां पे क्वेश्चन मार्क आ गया। हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी नाउन के पहले, मैं एक चीज और यहां पे क्लियर कर दूं आप लोगों को। अब अभी हम ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं तो, और मैं एक बार नहीं बहुत बार ये क्लियर कर चुका हूं कि जब भी आप कोई सेंटेंस देखते हो बहुत लेंदी हो जाता है, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि इतने लेंदी सेंटेंस के अंदर हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि कहाँ पे कौन सी चीज ऑब्जेक्ट है, कहाँ क्या है। तो मैं आपको एक दो चीजें बहुत क्लियर बता दूं कि जर्मन में या किसी भी लैंग्वेज में नाउन जो होती है ना, वो ही सिर्फ आपका ऑब्जेक्ट बनता है। क्या? नाउन। नाउन जर्मन में बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई होती है, स्पेशली इन रीडिंग और अगर आप राइट कर रहे हो तो, क्योंकि नाउन हमेशा जर्मन में कैपिटल रहती है। नाउन हमेशा कैपिटल रहती है, तो आपको इस सेंटेंस के अंदर हर जगह, ये राहुल जैसे नाम है तो ये कैपिटल है, डॉयच कोर्स है तो ये कैपिटल है, तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों वर्ड्स नाउन है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब पहली बात तो क्या हुई कि जो नाउन होगी वही आपका ऑब्जेक्ट बनेगी। अब स्मॉल लेटर में कुछ भी लिखा हो वो आपका ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगा। दूसरी चीज, अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहे कि सर इस सेंटेंस के अंदर तो दो ऑब्जेक्ट है, तो ये तो डाटिव होना चाहिए, क्योंकि एक तो राहुल भी ऑब्जेक्ट है और एक डॉयच कोर्स भी ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट है क्योंकि राहुल भी है और डॉयच कोर्स भी है। नहीं, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा अकेला रहता है।
अकेले का मतलब यह है कि उसके ऊपर दूसरी किसी भी चीज का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जैसे यहां राहुल है तो इससे पहले ना तो कोई प्रिपोजिशन लगी हुई है, ना कुछ भी इसके ऊपर इंपैक्ट आ रखा है, ठीक है। बट जो डॉयच कूर्स है उसके ऊपर इंपैक्ट आउस का आ रखा है। इसी वजह से तो यहां देखो ईएम एंडिंग लग रखी है। तो डॉयच कूर्स के ऊपर आउस प्रिपोजिशन का इंपैक्ट आ रखा है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो डॉयच कूर्स है वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है प्रिपोजिशन का। यहां पे देखो, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया डू, क्योंकि कैनन का मतलब टू नो होता है, तो नो का काम यू कर रहा है। डू यू नो, किसको? राहुल को। तो जो यहां पे राहुल है वो ऑब्जेक्ट है कि कैन्स डू राहुल आउस उनजरम डॉयच कोर्स, कि डू यू नो राहुल फ्रॉम आर जर्मन क्लास। अब देखो, अब देखो सीधी सी बात है, ये जो पॉजिटिव ये पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं ना ऑब्जेक्ट वाले, ये बिना किसी सेंस के यूज नहीं होते। अगर मैं एक नॉर्मल से सेंटेंस में इनको यूज कर लूं, उससे पहले कोई सेंटेंस नहीं है, उसके बाद कोई सेंटेंस नहीं है, तो जर्मन खुद भी नहीं समझ सकता कि ये यूज हुए किसके लिए हैं। क्योंकि हमारे पास जी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो पता कैसे चलेगा हमें? तो ठीक है, वो हमेशा कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आएंगे। अब एक ऑब्जेक्ट है, पर्सन है और एक ऑब्जेक्ट है, तो पहले तो ये बताओ कि वो आकोजेटिव है या डाटिव है। एक ऑब्जेक्ट आया है सेंटेंस में, तो वो आकोजेटिव में गया या डाटिव? आकोजेटिव। तो वो फिक्स आकोजेटिव के अंदर चला गया। आकोजेटिव में मुझे राहुल है, तो राहुल तो ही होगा ना। राहुल जो है वो तो ही है ना। तो मैं ही तो लिखूंगा नहीं कि आई नो ही। ऐसा कभी सुना है इंग्लिश में आपने कि आई नो ही? ऐसे बोलते हो आप? और पहली बात तो ये वाला जो कॉलम है वो सब्जेक्ट का है, हम सब्जेक्ट के कॉलम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट के कॉलम को टारगेट कर रहे हैं। तो अब आप खुद ही देख लो, हिम बोलोगे तो हिम भी दो है। अब बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है कि हिम तो दो है, तो मैं कौन सा हिम लगाऊं, इन लगाऊं या ईम लगाऊं? तो हमने एक चेन बना ली, डॉट्स बना लिए, उन डॉट्स को कनेक्ट करते हुए आ रहे हैं। तो आपको खुद को ही अब पता चल रहा है कि मुझे इन लगाना है। इन क्यों लगाना है? क्योंकि अभी हम आकोजेटिव के अंदर हैं। तो क्या हो गया? या इश्क ने, और राहुल को रिप्लेस कर दिया हमने इन से। या इश्क ने इन आउस उनजरम डॉइच कोर्स लगाओ तो ठीक है, नहीं तो हो गया। सो इश्क ने इन जो आया वो आया बिकॉज ऑफ आकोजेटिव, और ये पर्सन है तो पर्सन की वजह से हिम में आए, और हिम में उसको इन का यूज कर लिया। वही अगर यहां होता कि कैंस डू ऋतु, कि क्या तुम ऋतु को जानते हो, तो अभी भी सेंटेंस तो वही है, वही आकुजेटिव है, वही सारी चीजें हैं। अब बस ऋतु सब्जेक्ट हो गई, तो ऋतु तो शी में आएगी, बट हमें तो हर भरना है। तो हर में आकुजेटिव में क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, कि या इश्क न जी। अब जो A1 का बच्चा होता है वो ऐसे करता है, कैन डू राहुल या इश्क न राहुल, कि डू यू नो राहुल, यस आई नो राहुल। वो उसके लेवल पे ठीक है, बट जब आप एडवांस लेवल्स में हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप कितनी बार नाम यूज करोगे? मान लीजिए कोई राइटर नॉवल लिख रहा है, तो नॉवल में बार बार राहुल 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 ही लिखता रहेगा, या हिम भी लगाएगा, हिज भी लगाएगा, ही भी करेगा? वैसे ही चलती है ना लैंग्वेज। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो रहा है। अब हमने पूछ लिया कैंस डू फ्राउ मायर, तो या इश कैन जी। अब हमने बोल दिया कैंस डू राहुल उंड रितु आउस उनजरम डॉयच कोच, कि क्या तुम राहुल और रितु दोनों को जानते हो? तो राहुल और रितु तो दे हो गए, क्योंकि वो प्लूरल है। अगर वो दे हो गए तो हम देम बोलेंगे ना। आप इंग्लिश में भी ऐसे बोलते हो, किसी ने पूछा कि डू यू नो राहुल एंड रितु, तो आप बोलोगे यस आई नो देम। तो आप देम के लिए जर्मन में क्या यूज करोगे? जे, कि या इश्क न जी। अब कंफ्यूज नहीं हुआ देखो आपको कुछ भी? पहले भी जी आया था और वापस से जी आ रहा है, फिर भी आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई जी तो इनमें सब में सेम ही है।
पर वो जो पहले वाला जी यूज हुआ था वो हर के सेंस में हुआ था बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, और अब जो जी यूज हो रहा है वो हो रहा है बिकॉज ऑफ द प्लूरल देम के सेंस में। तो ऐसे साफ पता चलता है। अब और देखो, मैं एक आपको बताता हूं, फॉर्मल यू अगर रिटर्न में हो तो उसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फॉर्मल यू है ना, वो अगर रिटर्न में दिखता है, बिना अगर कोई उसके आगे पीछे सेंटेंस नहीं हो ना, तो भी फॉर्मल यू में कभी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल रहता है। वही कॉन्सेप्ट कैपिटल वाला। यहां पे अगर आप देखो तो ये भी कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो इससे भी पता चलता है। और यहां पे भी देखोगे तो ये कैपिटल है, स्मॉल है, स्मॉल है, तो इससे भी पता चलता है। अब देखो, आपके बॉस ने आपको कहा या फिर टीचर ने कहा, फेरिस्टेस्ट डू मिश, कि डू यू अंडरस्टैंड मी। मिश भी क्यों आया आप खुद ही समझ लो। ये तो वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हैं? एक ऑब्जेक्ट है। तो अगर मुझे बोलना हो डू यू अंडरस्टैंड मी, मी, तो मी के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, या तो मिश भी है या मी है, पर अभी तो हम अपोजिटिव में चल रहे हैं, एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उस वजह से मिश आ गया। सामने टीचर ने हमसे पूछा फेरिस्टेस डू मिश। अब मान लीजिए मैं सामने ही खड़ा है, कोई एक पर्सन है वो हमारे जस्ट सामने खड़ा है, और उससे टीचर ने, जैसे मैं टीचर हूं, मेरे सामने खुशी है, तो मैं पूछूं फेस्टेस डू मिश, डू यू अंडरस्टैंड मी, क्या तुम मुझे समझ पा रही हो। अब वो कैसे आंसर देगी कि या इश फेस्टे। अब बात आती है कि यस आई अंडरस्टैंड यू बोलना है। मैं यू बोलना है तो यू हमारा, हम अभी भी आकुजेटिव के अंदर ही है, एक ही ऑब्जेक्ट है। यू तो दिमाग में घुसा लो आकुजेटिव में, कि जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट है। जी का जी आ जाएगा कैपिटल में। तो या इश फेस्टे जी, यस आई अंडरस्टैंड यू, मैं आपको अंडरस्टैंड करती हूं, आपको, ये आपका का सेंस दे रहा है। तो देखो यहां पे समझ गए ना आप, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहां पे जो जी यूज हो रहा है वो किसके सेंस में हो रहा है? फॉर्मल यू, कि भाई फेरिस्टेस डू मिश, डू यू अंडरस्टैंड मी। तो या इस फेस्टेस ही, यहाँ तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, या क्या है। वो तो जी का जी है ना। यहाँ सब्जेक्ट में भी जी है, ऑब्जेक्ट में भी जी है, यहाँ जी है, यहाँ भी जी है, तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है अपोजिटिव में। बस दिमाग ये लगाना है कि आप जो चीज यहाँ कर रहे हो वो सेंटेंस अपोजिटिव है या डाटिव है। बात इतनी सी है कि आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि वो जो सेंटेंस है वो आकोजेटिव में फॉल कर रहा है या फिर वो डाटिव में फॉल कर रहा है। आकोजेटिव में अगर फॉल कर रहा है तो ये इधर वाला कॉलम लगा देना पूरा, और अगर डाटिव में फॉल कर रहा है तो ये इधर वाला कॉलम लगा देना पूरा। सारा का सारा कॉन्सेप्ट उससे स्टार्ट होता है, पहले तो आपको पता चले कि अपोजिटिव सेंटेंस है या डाटिव है। फिर उसके बाद आती है बात, आपकी सारी चीजें रटी हुई होनी चाहिए। आपको ये नहीं पता कि डाटिव में मैस्कुलिन में एक डेफिनेट आर्टिकल देम लगता है या देयर लगता है, तो भले ही चाहे यहाँ एक ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, वॉटेवर, पर आप लगा ही नहीं पा रहे। आपको ये याद नहीं है कि पजेसिव प्रोनाउन की एंडिंग डाटिव के अंदर ईएम लगती है। अब भले ही आपको चाहे ये पता चल रहा है कि हाँ मैस्क्यू वो है, अकुजेटिव है या डाटिव है, तो भी आप एंडिंग गलत लगा दोगे, क्योंकि आपने उन चीजों को बाय हार्ट नहीं करा। और जर्मन में इन चीजों को बाय हार्ट करने के बिना आप बच नहीं सकते। कितना भी कर लो, 50 बार देख लो, कुछ भी कर लो, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि इन चीजों को आपको ऐसे रटना पड़ेगा जैसे रात को सोते हुए को भी उठा लें और ये पूछ लें कि आकोजेटिव में मी के लिए क्या लगता है, तो आप फटाक से बोलो मिश। आकोजेटिव में फॉर्मल यू के लिए ऑब्जेक्ट में बोले सर दोनों में सेम ही लगता है, जी 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 जी, चाहे वो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो। डाटिव में पजेसिव प्रोनाउन में मैस्कुलिन में क्या एंडिंग लगती है, बोले सर मैस्कुलिन प्रोनाउन मैस्कुलिन हो या फिर न्यूट्रल हो, दोनों में ईएम लगती है। फेमिनिन में क्या लगती है? ईआर लगती है। और पजेसिव प्रोनाउन में अकुजेटिव में मैस्कुलिन में क्या एंडिंग लगती है? बोले ईएन लगती है। बस ये अगर आपने कर लिया, और आर्टिकल्स, तो समझ लो आपकी ग्रामर बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। बच्चों को समझ में सब आ जाता है, बट आपको लर्न करना पड़ेगा उसको बाय हार्ट।
कि किसी भी एंगल से आपको रोड पे चलते हुए को भी पूछ लेना, क्लासरूम में ही नहीं, क्योंकि क्लासरूम में तो बच्चा इन्वॉल्व हो जाता है, रोड पे चलते हुए को भी पूछ ले कि यहाँ पे क्या आएगा, तो आप फटाक से बोल दो कि ये आएगा, है ना। तो ऐसा है, राइट है।